हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज से हम लोग करने जा रहे हैं एमटीएस का प्रीवियस पेपर। और ये जो एमटीएस का पेपर है ये हुआ था 2023 में। कब हुआ था 2023 में? ये 1 सितंबर से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी तो 40-45 सेट के करीब होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके करते रहेंगे। आज हम लोग 1 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करने जा रहे हैं। इसमें 4 शिफ्ट होती है, 1 सितंबर आर करें, ऐसे एक एक करके हम लोग डेली आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अभी सीपीयू का ख़त्म हुआ, सीएचएसएल का ख़त्म हुआ, वैसे ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एमटीएस में कितने क्वेश्चन होते हैं? कुल 25 क्वेश्चन होते हैं। तो यही सीजीएल और सीएचएसएल की तरह इसका भी होता है। पेपर का लेवल भी करीब करीब वैसे ही होता है, कहीं थोड़ा 19-20 होगा, कभी टफ हो जाता है, कभी ईजी हो जाता है, ऐसे चलता रहता है। तो इसके पहले हम लोग 2021 का जो एमटीएस का पेपर हुआ था, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, वो हमने करा दिया है। और जो 2022 वाला हुआ था, जिसका कि मई वगैरह में हुआ था एमटीएस का, तो उसमें आधा हमने करा दिया था, आधा बाकी था। तो मैंने कहा था कि एग्ज़ाम आने के पहले करा देंगे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल लेटेस्ट वाला 2023 वाला करा रहे हैं। इसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी करा देंगे। पहले इस वाले सिस्टम इसको ख़त्म कर देते हैं पूरा एक कोर्स से। तो डेली एक सेट आपको मिलेगा। हो सकता है किसी दिन ना डाल पाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक आध दिन का गैप हो जाता है, वरना आपको करीब करीब डेली मिलेगा। जो लोग रोज़ देखते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि गैप नहीं होता है। तो जिन लोगों को एमटीएस का एग्ज़ाम देना है, भाई देखिए, पहली बात तो मेरा ये कहना है कि आप एमटीएस देते हैं तो केवल एमटीएस मत लगाइए। आप एमटीएस देते हैं, सीजीएल भी लगाइए, सीएचएसएल भी लगाइए, स्टेनो भी लगाइए, सीपीओ भी लगाइए, सारे पेपर लगाइए। इम्प्रूवमेंट आपको होना है तो अब सारे के सारे पेपर लगाइए। और पेपर बनाने वाली टीम वही होती है, क्या सीजीएल, क्या सीएचएसएल, क्या एमटीएस। मैंने बहुत बार देखा है कि सीजीएल के क्वेश्चन एमटीएस में, एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल में आते रहते हैं। वो कैब तो बहुत ज़्यादा आती जाती रहती है। तो अब क्यों परेशान होते हैं? सारा का था प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी के सारे एग्जाम का पीवाईक्यूज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। अच्छा, आपको एमटीएस का ही चाहिए तो आपको 2021 से लेकर 23 तक हम करवाना दे रहे हैं। 2 आपके पास ऑलरेडी है, एक ये चल रहा है। रोज ये करते रहिए, पीछे वाले भी आपके साथ आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, जहाँ तक बात आई पीडीएफ की, तो पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिखा होगा लिंक ऑफ पीडीएफ, और वहाँ से आप पीडीएफ पे जाइएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली दोपहर में आपको जो भी डिस्कशन हम शाम को कराएंगे उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा हाँ, दूसरी बात एक और आप लोगों को बतानी थी कि आज से, मतलब कल रात 10 बजे से हम रोज़ लाइव आना भी शुरू कर दिए हैं। और इस समय जो सीरीज चल रही है वो सीरीज है साइनोनिम्स की। ठीक है, कल हम लोग साइनोनिम्स कर रहे थे। किसका कर रहे थे? कल हम लोग सीपीओ 2023 के सारे साइनोनियम कर डाले। ठीक है, प्री वाला, मेंस वाला सब। और आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टेनो के जितने भी साइनोनिम्स आए थे 2023 में, वो सारे के सारे साइनोनिम आज रात में 10 बजे करेंगे। और तब तक करेंगे जब तक ये सारे ख़त्म नहीं हो जाते। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ रात में 10 बजे साइनोनिम्स की लाइव क्लास लेने आएंगे। ठीक है, उसमें आप हमारे साथ साइनोनिम सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके करेंगे। अभी साइनोनिम सीपीओ का हमने सॉल्व किया है, फिर स्टेनो का साइनोनिम सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, आईबी का सब करेंगे। फिर साइनोनिम के बाद एंटोनिम पे नंबर आएगा, एंटोनिम सारा करेंगे। एसएससी के सारे एग्जाम्स का एंटोनिम। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे तो एसएससी के सारे एग्जाम के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिर सारे एग्जाम के एडीएम फ्रेजेस करेंगे। ऐसे ही रात में 10 बजे एक और सीरीज चल रही है, वो लाइव चल रही है। ये रिकॉर्डेड है, वो लाइव है। ठीक है, तो आप दोनों क्लासों का आनंद लीजिए। और उम्मीद है कि आप इसी साल जल्दी से जल्दी 2024 में ही सैलरी उठाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है आज। ये है ग्रामेटिकल एरर निकालिए। तो ग्रामेटिकल एरर देखो, यहाँ से अभी नहीं निकाली, यहाँ से आपको ऑप्शन देखना है। यहाँ आप दिक्कत खा जाएंगे। आपको एरर कहाँ से निकालनी होगी, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखो लिखा है थ्रू आउट माई कैरियर एज ए जर्नलिस्ट, मतलब एक जर्नलिस्ट के रूप में मेरे पूरे कैरियर भर, जितना भी मेरा कैरियर था, पूरा जितना मैंने काम किया एज ए जर्नलिस्ट, उसकी बात बता रहे हैं ये कि आई कवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स। मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज कवर की और बहुत सारे इंडिविजुअल्स का इंटरव्यू लिया। लिखा है विच अलाउ मी टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट विद माई रीडर्स, जो कि अलाउ करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, अपनी इंसाइट को रीडर के साथ शेयर करने के लिए। ये विच किसके लिए लगा हुआ है? इंडिविजुअल्स के लिए लगा हुआ है ना।
तो ये इंडिविजुअल्स कौन है बताओ? ये जो इंडिविजुअल्स है जिनका इन्होंने इंटरव्यू लिया था, क्या वो कोई एनिमल है या वो कोई वस्तु है? बताओ, एनिमल या वस्तु तो नहीं है, ये तो पर्सन होंगे ना जिनका इन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो बताओ पर्सन के लिए विच लगता है या हु लगता है? तो ये आपका विच गलत है, इसकी जगह पर क्या लगना चाहिए? हु लगना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है, चलिए। तो इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ हु लगना चाहिए था, विच नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ वाला हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें खाली जगह भरनी है। अब खाली जगह भरनी है, किसके लिए लगाना? ये जो फैसिलिटेट लिखा हुआ, इसी फैसिलिटेट का क्या लगाना है यहाँ पे? साइनोनिम। तो चलो पढ़ते हैं, पहले सिचुएशन देखते हैं। द एथलीट्स परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब निरंतरता, लगातार मेहनत करना। एंड मेंटल टफनेस, उसके अंदर जो मेंटल टफनेस थी, मतलब एकदम दृढ़ निश्चय था उसके अंदर। फैसिलिटेट हर टू ओवरकम एडवर्सिटी, तो उसकी इस काबिलियत ने, उसके इन गुणों ने, उसकी परसिवरेंस ने, निरंतर मेहनत करने की क्षमता और उसकी जो मेंटल टफनेस है, इन दोनों चीज़ों ने उसको इस लायक बनाया कि वो क्या करती है? अपनी एडवर्सिटीज़ को ओवरकम कर लेती है, अपनी मुसीबतों पर काबू पा लेती है, जीत हासिल कर लेती है कठिनाइयों पर, और अपने गोल को प्राप्त कर लेती है, अचीव कर लेती है। तो यहाँ फैसिलिटेट का मतलब हुआ कि उसकी मेंटल टफनेस और परसिवरेंस ने उसको इस लायक बनाया। तो उसको इस लायक बनाया के लिए अब रेस्ट्रिक्टेड तो होगा नहीं, रोका हो जाएगा। हाइंडर मतलब बाधा डालना, तो उसकी इस क्वालिटी ने उसके योग्यता में बाधा नहीं डाला, बल्कि क्या किया? उसको इनेबल किया। इनेबल का मतलब उसको इस लायक बनाया। और लिमिटेड का मतलब भी निगेटिव चला जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा? फैसिलिटेटेड का हो जाएगा इनेबल्ड। तो इन क्वालिटीज ने उसको इनेबल किया कि वो अपनी कठिनाइयों पर ओवरकम करे और गोल को हासिल करे। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? 3 वाला। आई होप यू आर श्योर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एडीएम का। करना क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट एडीएम मीनिंग बतानी है आपको। और एडीएम दिया है लेट स्लीपिंग डॉग स्लाई। लेट स्लीपिंग डॉग स्लाई का मतलब हुआ कि कुत्ता सो रहा है तो सोने दो। मतलब इसका देसी मतलब क्या होता है? गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो का मतलब जो चीज़ ढकी है, जो बहुत दिनों से, मतलब मान लो कोई निगेटिव चीज़ें चली आ रही, उसको कुरेदो मत, जो बीत गई सो बात गई। तो इन्होंने कहा कि टू केयर फॉर द पेट। देखो यहाँ डॉग का पेट का मतलब नहीं है, यहाँ लिखा है फॉल सिक इंटेंशनली, ये भी नहीं होगा। टू लेट समबडी स्लीप, किसी को सोने दो, ये भी नहीं होगा। ये लिखा है लीव एन एग्जिस्टिंग इशू, एक जो एग्जिस्टिंग इशू है, कोई मुद्दा है इस समय का। एज इट इज मतलब जैसा है वैसा रहने दो, उसमें और ज़्यादा खोद विनोद ना करो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो ये रहा आपका आंसर। लेट स्लीपिंग डॉग स्लाई, कुत्ता सो रहा है सोने दो, मतलब जो सिचुएशन जैसी है वैसी रहने दो, उसको और मत बिगाड़ो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो अंडरलाइन है आई विल बी लेट फॉर लेक्चर। ठीक, यहाँ लिखा है प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर लेक्चर। अब अगर सेड पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस विल में कैसे हो सकता है? जब उन्होंने कहा कि मुझे लेक्चर के लिए देर हो जाएगी और उन्होंने कहा पास्ट में, तो पास्ट में ही विल का क्या हो जाना चाहिए? विल का वुड हो जाना चाहिए। और आई कौन है? प्रोफेसर साहब हैं, तो ही या सी लगा दो। तो क्या होगा? सी वुड बी या ही वुड बी। चलो देखो क्या होगा? ही शायल तो हो नहीं सकता, मे हो नहीं सकता, और इज हो नहीं सकता, क्या होना है? वुड होगा। और तो ये हो गया ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं 5 में। 5 में क्या करना है आपको? ये जो इडियम दिया हुआ है, ये इडियम कॉल द शॉट्स, इसका आपको क्या बताना है? एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। तो इसकी एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होती है? मतलब आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं कि आपको डिसीजन लेने का अधिकार है, आप डिसीजन लेने वाली पोजीशन में हैं, और आपकी ये जो डिसीजन लेने की पोजीशन है, निर्णय लेने की जो पोजीशन है, वो सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ऑप्शन देखो, लिखा है टू बी अ फॉलोअर दैट मेक्स लेस इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं। टू बी इन अ पावरलेस पोजीशन नहीं होगी। टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजन, मतलब आप एक ऐसी पोजीशन में है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, और दैट इन्फ्लुएंसेज अ सिचुएशन, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 में। 6 में क्या करना है? ये अंडरलाइन किया हुआ है, इस अंडरलाइन को क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है। इसके लिए कोई एक वर्ड ढूंढो जो इसकी जगह पर लग सकता है। एंड इलीगली कॉपीड,
अब देखो लिखा, सेलिंग, परचेजिंग और यूजिंग एन इलीगली कॉपीड प्रोडक्ट इज अ क्रिमिनल क्राइम। तो जो गैर कानूनी ढंग से जिसकी नकल बनाई जाती है, कॉपी बनाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पायरेटेड होती है। क्या होती है वो? पायरेटेड होती है। मतलब जो कब नकली बना लेते हैं, जैसे सीडी वगैरह पहले मूवी आती थी तो पायरेटेड सीडी बना लेते थे, डब कर लेते थे, तो वो चीज़ होती है, उसको पायरेटेड कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? अब पायरेटेड होगा। ठीक है। ऑब्सलीट का मतलब क्या हो? जो इसमें प्रचलन में नहीं है, आउटडेटेड हो चुकी है। तो यहाँ पे इलीगली कॉपीड ये होगा नहीं। और क्रूड का मतलब होता है डिफॉर्म्ड, जिसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया गया है, वो हो जाएगा। और आउटलॉड का मतलब क्या होता है? वही ये भी होता है, इलीगल होता है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ इलीगली कॉपीड के लिए सुटेबल वर्ड जो होता है ना, वो पायरेटेड होता है। तो पहला वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए 7 में क्या करना है बच्चा, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो इसमें कौन सा वर्ड जो है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। एम्बैरस यही गलत है। एम्बैरस में देखो क्या होता है, ई होगा, एम होगा, एम तो चला ही नहीं। ठीक है, ई होगा और एम होगा, फिर बी होगा, ई एम बी पहले ये ले लो। बस याद रखना ए के बाद डबल आर लगना चाहिए और फिर ए के बाद डबल एस लगना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, ए डबल एस, ए डबल आर। और इसमें क्या गलत हुई? ए के बाद क्या लगा था? सिंगल आर लगा था। एम्बैरस का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना, अफसोस होना किसी बात का। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से इसकी स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। अकोमोडेट का मतलब थोड़ा एडजस्ट करना, ये भी स्पेलिंग सही, आंसर नहीं होगा। सेपरेट का मतलब अलग करना, ये भी आंसर नहीं होगा। और ये स्पेलिंग गलत है, तो इसी का यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ बच्चा। 8 में क्या करना है आपको? ग्रामेटिकल एरर बतानी है। सेंटेंस जरा पढ़ो। हरीश सेज, हरीश सिंगुलर है तो सेज सिंगुलर लगा है। दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले। ठीक है, हारमोनियम। देखो गलती क्या होगी? प्ले, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्ले किया जा रहा हो। अगर वर्ब क्या लगी है? प्ले। तो वर्ब प्ले के बाद अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, ढोलक हो गया, तबला हो गया, फ्लूट, बांसुरी हो गई, कोई भी चीज़ हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, किसके बाद? प्ले के बाद। तो यहाँ पर द लगना चाहिए। जैसे सी प्लेड द गिटार, सी प्लेड द गिटार इन द कंसर्ट। ठीक है, जैसे हम कहें कि ही प्लेज द फ्लूट वेरी वेल। तो प्ले के बाद अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है तो बीच में द लगना चाहिए। तो हारमोनियम के पहले द लगना चाहिए था। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 2 वाला। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में आपको क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट क्या है? अ केज फॉर द बर्ड्स। मतलब क्या हुआ? एक ऐसी, एक जैसे चिड़ियाघर वगैरह में गए होगे तो देखा होगा ना कि एक बहुत बड़ा सा बाड़ा होता है जिसमें मतलब जालियां लगी होती हैं, अंदर बर्ड्स रहती हैं। यही है अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड प्लेस। देखो कन्फाइंड स्पेस है ना, चारों ओर से बंद होता है। एक्वेरियम किसके लिए लगता है? एक्वेरियम लगता है फिश के लिए। ये भी क्या होता है? एक बॉक्स टाइप का होता है। देखते हो आजकल हर घर में मतलब एक कांच का बॉक्स होता है जिसमें मछलियां पली होती है, उसको एक्वेरियम कहा जाता है। एवियरी, एवियरी किसके लिए यूज किया जाता है? बर्ड्स के लिए होता है। मतलब एक वही प्लेस होता है, एक तरह से केज होती है जिसमें बर्ड्स पाले जाते हैं। एरेना क्या होता है? एरेना होता है अखाड़ा। अखाड़ा जानते हैं क्या होता है? WWF देखा है कि नहीं देखा है? पहलवानों को कुश्ती लड़ते हुए देखा है कि नहीं देखा है? तो पहलवान जिसमें कुश्ती लड़ते हैं, जिसमें बॉक्सिंग वगैरह होती है, उसको एरेना कहा जाता है। और एपियरी क्या होता है? एपियरी यूज किया जाता है बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए। ठीक है, जहाँ मधुमक्खियों का पालन होता है, मधुमक्खी पाली जाती है, उसको एपियरी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो आंसर आपका क्या होगा? एवियरी, बर्ड्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखो अगला क्वेश्चन है फिर से साइनोनिम बताना। किसका साइनोनिम बताना? रिपल्सिव का। रिपल्सिव देखो क्या, अब थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में क्या था? जब अपने प्लस माइनस एक साथ किया तो दोनों क्या होते हैं? प्लस माइनस जब होता है तो दोनों एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और जब प्लस प्लस कर देते हो या माइनस माइनस कर देते हो, इसमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। याद करो फिजिक्स का वर्ड रिपल्सन होता है इनमें ना। तो रिपल्स का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना, और अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे की ओर भागना। ठीक है, तो रिपल्सिव का मतलब क्या होगा? जो दूर भगाए। जो दूर भगाए मतलब क्या हुआ? अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है ना। मतलब देखो अगर सुंदर होगा
जैसे मान लो जो सुंदर होगा लोग उसकी ओर जाना चाहते हैं, खाना है अगर टेस्टी है तो उसके पास जाओगे, अगर कड़वा है तो उससे दूर भागोगे, तो ये होता है। रिपल्सिव मतलब क्या होता है, जो अट्रैक्टिव ना हो, और अट्रैक्टिव क्या होगा, जो सुंदर होगा। अब रिलायबल क्या होता है, रिलाई से बना हुआ। रिलाई का मतलब क्या होता है, किसी पर भरोसा करना। रिलायबल का मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, कोई लेना देना नहीं है। डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है, निराशाजनक। निराशाजनक मतलब क्या होगा, जो बुरा होगा वही तो डिस्गस्टिंग होगा, जो अच्छा नहीं होगा वही तो डिस्गस्टिंग होगा। तो ये रहा आपका रिपल्सिव। अट्रैक्टिव क्या हो गया, इसका अपोजिट हो जाता है आकर्षक, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। आंसर कौन सा होगा आपका, डिस्गस्टिंग, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आ जाओ 11 में। 11 में क्या करना है, दैट कैन सब्सटीट्यूट, किसके लिए लगा हुआ, ये अंडरलाइन के लिए। विल प्लेइंग, देखो भैया विल के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म कभी नहीं लगती। विल एक मॉडल वर्ब है, जैसे शुड है, वुड है, कैन है, कोड है, वैसे विल एक मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद कभी भी वर्ब की एनजी फॉर्म नहीं, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये गलत तो फिलहाल है। अच्छा सब्जेक्ट क्या है, एंड्रयू। एंड्रयू कौन है, सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर लगनी चाहिए। तो एंड्रयू के लिए आर तो हम लगा नहीं सकते। अब बचा इज, एंड्रयू इज प्लेइंग या एंड्रयू इज प्लेड। तो एंड्रयू खुद इस काम को कर रहा है ना, सब्जेक्ट उस काम को खुद कर रहा है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। और अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो कैसे पता करेंगे, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ द एक्शन, तब हम उसको पैसिव वॉइस मान लेते हैं। क्लियर। जैसे कहीं लिखा हो कि द थीफ इज अरेस्टिंग, तो थीफ इज अरेस्टिंग, इज के बाद आईएनजी फॉर्म लगाए तो, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि अरेस्ट करने का काम चोर खुद नहीं करेगा, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, तो थीफ इज अरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि चोर चोरी कर रहा तो थीफ इज स्टोलन नहीं, थीफ इज स्टीलिंग, वो खुद काम कर रहा चोरी का, तो थीफ इज स्टीलिंग। और वो पकड़ा गया तो थीफ इज स्टोलन, ठीक, समझ गए ना, आई होप कि समझ गए होगे। तो ये आपका दूसरा वाला आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। 12 नंबर में कह रहे हैं कि एक ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। तो चलो आ जाते हैं। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड गलत हो गया। प्रेस्क्राइब में क्या होगा, PRESCRI, ये देखो यहाँ लिखा है प्रेस्क्राइब्ड, PRE गलत हो गया, PRES होना चाहिए। यहाँ आ जाओ, PRES ये सही है, PRESCRIBED, प्रेस्क्राइब्ड। सम मेडिसिन एलिविएट, ये भी सही है, एलिविएट माई परसिस्टेंट, ये भी सही है, कफ ये भी सही है, बॉदरिंग ये भी सही है। ये रहा आपका तीसरा वाला जिसमें स्पेलिंग सारी सही है, पहला दूसरा गलत हुआ था। अब तीसरे में देखो यहाँ पे, ये चौथे वाले में प्रेस्क्राइब तो सही है, मेडिसिन भी सही है, एलिविएट गलत हो गया, डबल एल लगना चाहिए। और देखो ये बॉदरिंग में BOATH नहीं होता, BOTH होता है ना बॉदरिंग का, तो चौथा भी गलत हो गया। एक ऑप्शन आपके पास बचा, कौन सा, केवल थर्ड वाला। आगे चले अब, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। तो 13 में क्या करना है बच्चा, 13 में करना है आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है, फ्यूड का बताना है। फ्यूड का मतलब जानते हो क्या, नहीं जानते हो, आई थिंक कि बहुत कम लोग आप लोगों में से जानते हो कि फ्यूड का क्या मतलब होता है। फ्यूड फ्यूडल नहीं है, सामंत नहीं। फ्यूड का मतलब क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ, समझ पाना तो बताना। फ्यूड होता है पुश्तैनी दुश्मनी। क्या होता है, पुश्तैनी दुश्मनी। पुश्तैनी दुश्मनी का मतलब कई पीढ़ी से जो दुश्मनी चली आ रही है दो लोगों के बीच में, उसको कहते हैं पुश्तैनी दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, दुश्मनी का अपोजिट हो जाएगा हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है प्रेम, व्यवहार, सौहार्द, ये सब होता है, लव एंड अफेक्शन, ठीक। अब ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सकल, टोटल हो जाता है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पेरिल का मतलब क्या होता है, पेरिल होता है डेंजर, खतरा होता है, तो ये तो यहाँ लगने से रहा, ठीक है। वाइगर का मतलब क्या होता है, एनर्जी होती है या पावर होता है, आप एकदम हेल्दी बॉडी वाले हैं, आपके अंदर खूब ताकत है, तो उसको हम वाइगर कहते हैं। फिलहाल आंसर कौन सा होगा, हार्मोनी होगा एंटोनिम में। अगला चले ना क्वेश्चन, अब तो हो गया होगा ना, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एडियम बताना है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट एडियम बताना है, नहीं मीनिंग बतानी है, सॉरी ये मीनिंग लिखी हुई है। सेल लाइक हॉट केक्स, तो जब कोई चीज़ हॉट केक की तरह बिक जाती है, इसका मतलब मार्केट में पहुंची नहीं कि फटाफट हाथों हाथ बिक गई, उसको कहते हैं सेल लाइक हॉट केक, क्विकली तुरंत बिक जाए।
तो सेलिंग केक ये होगा नहीं, ईटिंग केक ये भी नहीं होगा, बीइंग इग्नोर्ड ये भी नहीं होगा, क्विक सेल आउट जो तुरंत बिक के खत्म हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। इसमें क्या करना है, आपको एरर बतानी है। अब देखो कह रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें इस एरर को करेक्टली रेक्टिफाई कर दिया गया। तो पहले एरर ढूंढोगे तभी ना रेक्टिफाई करोगे। तो लिखा है द बॉय टोल्ड हिज मदर, बच्चे ने अपनी माँ से कहा दैट ही सा द मोस्ट टॉल जिराफ। द मोस्ट टॉल जिराफ नहीं होता, देखो टॉल की सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, टॉलेस्ट, क्या होगा, टॉलेस्ट हो गया। ठीक है, ढूंढते हैं। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सा द मोस्ट टॉलर, टॉलर नहीं होगा, मोस्ट टॉलर कंपैरेटिव के पहले सुपरलेटिव नहीं हो सकता। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सा द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू, ये सही है, द टॉलेस्ट जिराफ। अब देखो यहाँ देखो क्या है, द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सा द मोर टॉलर, मोर भी और टॉलर भी दोनों नहीं हो सकता। यहाँ मोस्ट टॉलेस्ट, टॉलेस्ट के पहले मोस्ट लगा दिया है तो गलत हो जाएगा। केवल ये दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या करना है बच्चा, तो 16 में वही फिर बात है स्पेलिंग की। अब एक ही वर्ड दिया है सार्जेंट। सार्जेंट कौन होता है, मिलिट्री में एक पद होता है, नॉन कमीशन्ड पद होता है ये सार्जेंट का, एक बड़े रैंक का अधिकारी होता है। तो सार्जेंट की स्पेलिंग क्या होती है, आप लोगों में से किसको पता है सार्जेंट की स्पेलिंग। देखो सार्जेंट में पहले तो होगा आपका SER, ये तो सही है SER। उसके बाद G के बाद EANT, ये होता है सार्जेंट। तो EANT सार्जेंट, ये पहली वाली स्पेलिंग सही है। दूसरे में क्या होगा, देखो DN लगा दिया। तीसरे में देखो क्या SEAR कर दिया। तीसरे में देखा GA कर दिया, सब गलत हो गया, केवल पहला वाला सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में खाली जगह भरना है तो स्टेटमेंट पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब। जो हायरिंग मैनेजर है, जो लोगों को हायर करते हैं, उन्होंने आपको एक जॉब ऑफर की है। नाउ डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर, मतलब अब ये तुम्हारे हिस्से में है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको हाँ करते हो या ना करते हो। इसका मतलब होगा कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है डिसीजन अब आपको लेना है, फैसला आपको लेना है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, दो तीन और हैं उनको भी देख लेंगे। अ पेनी फॉर योर थॉट। तो अ पेनी फॉर योर थॉट का मतलब होता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, ये होता है। और गेट योर एक्ट टुगेदर। अब गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हो, 2 3 4 जो भी काम कर रहे हैं, उन सबको क्या करो, मतलब अरेंज करो, ऑर्गेनाइज करो, ये होता है ना। अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना, जितने भी काम कर रहे हो उन सबको अरेंज कर लो या उन सबको क्या कर दो, ऑर्गेनाइज कर लो, ये कह रहे हैं भाई। ठीक है ना, समझ गए, तो ये होता है। और एक है पुल योर लेग्स। तो पुल योर लेग का मतलब एक तरह से किसी को चीट करना होता है, प्लेफुली चीट करना या किसी को डिसीव करना, मजाक मजाक में किसी को चूना लगा देना, उसी को कहते हैं पुल योर लेग। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। 18 में क्या करना है भाई, खाली जगह भरना है। देखो लिखा हार्दिक पांड्या हिट 4 फोर्स, मतलब उसने 4 चौके मारे एंड स्कोर 72 रन इन द मैच। तो उसने 4 मतलब 4 चौके मारे, तो 4 चौके क्या एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा, एक के बाद एक मारेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंसिक्यूटिव होगा या ऑनगोइंग होगा या कंटिन्यूअस होगा। सबका मतलब होता है लगातार। तो कांस्टेंट का मतलब होगा जैसे पंखा चल रहा है, पंखा एक बार बटन दबा दिया तब से लगातार चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, रुका नहीं है। तो कांस्टेंट तो ये होता है पंखा चलने वाला, जैसे कोई लगातार चल रहा है, एक बार इंजन स्टार्ट किया, स्टार्ट ही है, तब से बंद ही नहीं हुआ। अच्छा, ऑनगोइंग भी यही होता है, लगातार वाला होता है। अच्छा, कंसिक्यूटिव क्या होता है, कंसिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो ये होता है। तो जैसे उसने चौका, पहली गेंद पे चौका मारा, फिर दूसरी गेंद पे चौका मारा, फिर तीसरी गेंद पे चौका मारा, फिर चौथी गेंद पे चौका मारा, तो एक के बाद एक चौके मारे। ऐसा नहीं है कि एक चौका मार दिया, वही एक बाउंड्री पार किया, फिर दूसरी पार किया, फिर तीसरी पार किया, फिर चौथी बाउंड्री पार किया। एक बॉल एक हिट 4 बाउंड्रियां नहीं पार की, एक हिट अगर 4 बाउंड्री पार किया होता तो कंटिन्यूअस हो जाता। अभी क्या होगा, कंसिक्यूटिव होगा। ठीक है, आप लोग, हमें पता है कि आप लोग कंटिन्यूअस लगाए होगे ना, कंटिन्यूअस लगा के बैठे थे,
गलत हो जाएगा, ये कंसिक्यूटिव होगा। हाँ, अगर कंसिक्यूटिव ना दिया गया होता ऑप्शन में देन वी कैन गो, तब हम जा सकते हैं अब कंटिन्यूअस के साथ में। अब क्लियर हो गया, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो 19 नंबर पे। अब 19 नंबर में बच्चा क्या करना है, देखो वही एरर करनी है, ठीक। हमको क्या करनी है वो किए हैं, पता लगाओ आप। लिखा है ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ही डू नॉट, ओ सी के साथ डू नॉट नहीं, सी के साथ क्या लगना चाहिए, डज नॉट लगना चाहिए, सिंगुलर है ना, तो सी डज नॉट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 20 में। 20 में क्या है, खाली जगह दी है, लिखा है ओबेरॉन। ओबेरॉन ये तो नाटक का पाठ है, अच्छा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये शेक्सपियर का एक प्ले है, उसी के कैरेक्टर है। ओबेरॉन डज नॉट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलेना। ओबेरॉन है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से डेमेट्रियस हेलेना से बात करता है, ठीक है। तो डेमेट्रियस हेलेना से जैसे बात करता है, अगर ये इसको पसंद नहीं है, टक लाइक, तो अगर वो प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट होने के लिए क्या होगा, टॉक्स होगा, ठीक है, टॉक्स लगाना पड़ेगा। जिस तरह से डेमेट्रियस हेलेना से बात करता है तो टॉक्स होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो डोंट लाइक प्रेजेंट में लिखा हुआ है, टॉक्स इसका थर्ड ऑप्शन होगा। अब आ जाओ 21 से लेकर के 25 में क्या होता है, वही पुरानी कहानी, क्लोज टेस्ट है, एक पैराग्राफ होगा, 5 खाली जगह साफ साफ नजर आ रही हैं। एक पहले वाले की जगह पे 4 ऑप्शन है, दूसरे की जगह पे 4 ऑप्शन है, तो कहाँ क्या भरना है ये हमको लगाना है, ठीक है। थोड़ा कंसंट्रेट होके पढ़ना, ये मत सोच के पढ़ना कि एमटीएस का पेपर है, लेवल अच्छा है, पढ़ के देखो, ठीक है। चलो, तो इसको करने के लिए पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार पढ़ के देखते हैं। देखो लिखा है दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड, उस दिन हम कोर्टयार्ड में, आंगन में बैठे हुए थे, ऑफ होटल, वंस मोर, एक बार फिर होटल के आंगन में बैठे हुए थे, कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे, और क्या कर रहे थे, डैश कर रहे थे, द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइजल्स, जो पश्चिम में आइजल्स थे, आइजल्स मतलब छोटे छोटे द्वीप थे, उन्हीं के पीछे सूरज को डूबता हुआ, तो डूबता हुआ क्या कर रहे थे, वो डूबता हुआ देख रहे थे, जाहिर सी बात है, डूबता हुआ सूरज को डूबता हुआ प्रैक्टिस कर रहे थे कि रिस्क कर रहे थे कि वॉच कर रहे थे कि वायलो कर रहे थे, तो प्रैक्टिसिंग नहीं होगा, रिस्किंग नहीं होगा, वॉचिंग होगा। अब आप लोग पूछोगे वैलोइंग क्या होता है, अच्छा वर्ड है, जान लो, काम तो आएगा कभी। वैलो होता नहीं, कभी देखा होगा, जैसे ऊंट वगैरह होते हैं तो वो धूल में लौटते हैं, ऊंट धूल में लौटता है, गधा भी लौटता है, गाय भैंस है, गाय तो नहीं, भैंस है पानी वगैरह में लौटती है, कीचड़ वगैरह में लौटती है, सूअर को देखो नाली में लौटती है, गर्मी बहुत पड़ती है तो गर्मी से थोड़ी राहत पाने के लिए, शरीर को ठंडा करने के लिए ये लोग लौटते हैं, वही लौटना क्या होता है, वैलोइंग होता है, वैलोइंग, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे लगेगा नहीं, ये लोग सूरज को लौटता हुआ थोड़े नहीं कर रहे थे, वॉच कर रहे थे सूरज को डूबता हुआ, एक हो गया। अब इसके आगे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई टोल्ड एलेक्सी, मैंने एलेक्सी से कहा, व्हाट हैड हैपेंड दैट डे, उस दिन हुआ क्या था, मतलब पूरी बात बताइए क्या क्या हुआ है। आई डैश यहाँ वर्ब लगाओगे, आगे क्या है, आई कुड ग्लिम्प्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिस्मोर हाउस डैश इट्स आइलैंड हिलटॉप, तो अगर आइलैंड हिलटॉप लिखा है तो यहाँ ऑन लगाओगे, और क्या प्रीपोजिशन लगेगा, यहाँ पे फिक्स हो गया ऑन लगाना, हिलटॉप है तो प्रीपोजिशन ऑन ही होगा, ये भी तय है। आगे लिखा है कि द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज की जो लाल लाल लाइट थी वो क्या कर रही थी, ग्लिंटिंग, तिरछे तिरछे पड़ रही थी, चमका रही थी, चमक रही थी, फ्रॉम द विंडो एंड फ्रॉम देयर, और वहां से द वेस्टेड फ्रेम ऑफ जोनाथन ब्लैक gazing out across the sea on nothing, आगे लिखा his boy waiting for him to die, ठीक। अब ये इनकी कल्पना है, सारी चीजें जो ये कर रहे हैं, वहां बैठे बैठे ये इमेजिन कर रहे हैं। बट इट वॉज माई डैश, किंतु ये मेरी क्या थी, डैश चीज थी, तो अगर इमेजिन किए होंगे तो इमेजिनेशन होगी, नहीं तो कुछ और लिखा होगा, हाइपोथेसिस हो सकती है। सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड, देखो लिख दिया, सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड, तो क्या होगा, इट वाज माई क्या, इट वाज माई इमेजिनेशन, कल्पना के लिए यहाँ कोई वर्ड लगा दोगे, क्योंकि सीधे सीधे कहा सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड, लाइक द इमेज बर्न ऑन टू योर आईज व्हेन यू हैव डैश टू लॉन्ग एट द सन, जैसे आप बहुत देर तक सूर्य को क्या करते रहे हो, टू लॉन्ग, ये एट पर ध्यान रखना,
एट, सन के पहले एट लगा है तो कोई ऐसी वर्ब लगानी होगी जिसके साथ एट आ सकता हो, ठीक। आगे लिखा है द पासिंग फुटप्रिंट ऑफ अ क्रिएचर लॉन्ग गॉन, ठीक। चलिए, एक हम लोग भर चुके हैं सूरज को, मतलब होटल के कोर्टयार्ड में बैठे ये लोग पश्चिम में पहाड़ियों के पीछे सूरज को डूबता हुआ क्या कर रहे थे, देख रहे थे, तो ये देखने के लिए लगा दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे में हमको क्या लगाना है, यहाँ इस वाले जगह पे इन्होंने पूरे सिचुएशन में क्या किया, इन्होंने ये जोनाथन ब्लैक को गेज करते हुए वो कल्पना कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, कल्पना करने के लिए, तो इसको उन्होंने क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया था या इम्बाइब किया था। इम्बाइब मतलब होता है शराब पीना, ठीक। तो इम्बाइब नहीं किए थे, एक सीन को इन्होंने शराब पिया था नहीं। ग्रोप का मतलब क्या होता है, अंधेरे में टटोलना, जैसे कहीं जा रहे हो लाइट कट गई, अब रास्ता आपको दिख नहीं रहा तो आप अंधेरे में क्या कर रहे हो, टटोल रहे हो, तो ग्रोप होता है। भैया अभी शाम को, अभी सूरज डूबा नहीं है, सूरज को डूबता हुआ देख रहे हैं ये, और वहाँ पे कुछ और वहाँ पे बैठे हुए सूरज को डूबता हुआ देख रहे थे, तो कुछ इमेजिन करने लगे थे, तो जोनाथन ब्लैक के बारे में कुछ इमेजिन करने लगे थे, तो कुछ सोचने लगे थे, तो वो टटोल नहीं रहे थे अंधेरे में, बल्कि क्या कर रहे थे, फैंसीड, इमेजिन्ड लगना चाहिए था, इमेजिन्ड नहीं दिया है तो फैंसीड दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, अगला वाला आओ, अगले वाले में क्या करना है, ये थर्ड वाला है, ठीक है। तो इन्होंने ये तो लिख ही दिया इन्होंने कि हिल टॉप, आइलैंड के हिल टॉप पर, आइलैंड के हिल टॉप पर क्या होगा, ऑन ही होगा। एक मकान है जो आइलैंड के हिल टॉप पे है तो ऑन लगेगा और कोई नहीं लगेगा, वो पहले भी बता दिया था मैंने, उसके अलावा और कोई सूरत ही नहीं नजर आ रही वहाँ पे, ठीक है। तो आ जाओ फोर्थ नंबर में, यहाँ क्या होगा, बट इट वॉज माई डैश सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड। तो जब इन्होंने कह दिया कि ये केवल मेरे दिमाग की इमेज थी, कल्पना थी, तो इमेजिनेशन यूज करो। देखते हैं, हैबिटेट मतलब रहने की जगह होगी, होगा ही नहीं। ड्रिबल का मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना, कोई चीज़ कहीं से रिस रही हो तो थोड़ा बूंद 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 करके टपक रही हो, कोई छोटी सी पतली सी धारा बन जा रही हो, तो ये यहाँ पे हो ही नहीं रहा। स्ट्रा मतलब भूसा तिनका होता है। फैंटेसी, हाँ अब इमेजिनेशन नहीं है तो इमेजिनेशन के बगल में फैंटेसी ले सकते हैं, ये हमारी कल्पना मात्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, तो ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, फिलर नंबर 5। तो इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने कहा कि व्हेन यू हैव डैश टू लॉन्ग एट द सन, कोई काम किया एट द सन, तो रिज्यूम तो किया नहीं। रिज्यूम क्या होता है, कोई काम कर रहे हैं उसको बीच में रोक दिया फिर से शुरू किया, तो ये रिज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, स्टेयर कर रहे होंगे। इसी स्टेयर के बाद क्या लगता है, एट, किसी चीज़ को आप लगातार एकटक देख रहे हो, ये लोग भी सूर्य को देख रहे थे, तो ये स्टेयर यहाँ पे सबसे सुटेबल। ब्लॉक्ड नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक के बाद एट नहीं लगता, ब्लॉक्ड द सन होता बस। और रस्टेड मतलब जंग पकड़ने के लिए लगता है, कहीं मूर्छा लग जाता है, मूर्छा जानते हो, जंग जानते हो, जंग पकड़ना होता है, ठीक है। तो ये हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके। आज हमने एमटीएस की शुरुआत की थी, एमटीएस के फर्स्ट में हम लोग कितना कर दिए, 25 क्वेश्चन अभी हमने कर डाला, ठीक है। तो अब एमटीएस की ये सीरीज शुरू रहेगी। एमटीएस ऐसे ही एक एक करके, एक एक दिन करके डेली 25 क्वेश्चन करते जाएंगे और धीरे धीरे एक दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। अभी एमटीएस के एग्जाम में अच्छा खासा टाइम है। अच्छा, आप लोग जो कुछ भी चाहे जिसकी एमटीएस की भी अगर आप तैयारी करें तो केवल एमटीएस तक ही ना चिपके रहो। मैंने भी थोड़ा पहले बोला था, अब सीजीएल भी लगाइए, सीएचएसएल भी लगाइए, स्टेनो भी लगाइए। अब ये ना सोचिएगा कि हम स्टेनो तो देते नहीं है, तो स्टेनो नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे एग्जाम में भी तो साइनोनिम एंटोनिम वगैरह आता है कि नहीं आता है, वही सब तो होता है, कोई नया थोड़े होगा। प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है, काहे इतना परहेज भाई, ठीक है। तो ये मेरी सलाह है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग मुझे अब सलाह दीजिएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, अगर कुछ खराब लगा तो भी आप स्पष्ट रूप से मुझे बता दीजिए, मतलब क्लियरली कहो। कोई उसमें यह सोचने की जरूरत नहीं कि सर को कैसा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारी हमको कमी बताते हैं, क्योंकि इससे हम आपको और इम्प्रूव करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है और हमको बताते नहीं हो तो हम ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है, तो इम्प्रूव नहीं होगा। तो अगर कुछ इम्प्रूव करने की गुंजाइश हो तो बता दो, तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बारे में हमको कुछ सलाह देंगे, और उम्मीद करते हैं कि रात में 10 बजे हमारी मुलाकात एक बार फिर से होगी, ठीक है। रात में 10 बजे, आज कौन सा सेशन है, आज रात में 10 बजे हम लोग स्टेनो 2023 में जितने भी साइनोनिम पूछे गए थे वो सारे सॉल्व करेंगे, जितने भी होंगे, चाहे 150 होंगे, 150 तो होंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 25-30 होंगे, तो ठीक है। एक सेशन एक चीज़ उठाएंगे, पूरा करेंगे, चाहे जितना लंबा हो चाहे जितना छोटा हो, ठीक है। तो फिर ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं,
फिर मिलते हैं हम लोग रात में 10 बजे और अगले वाले सेशन में कल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।